नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में जिस तरीके से हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब लोगों ने सिस्टम पर हमला करना शुरू कर दिया है, जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए सही नहीं माना जाता। आपने सत्ता परिवर्तन की सोची, सत्ता परिवर्तन हुआ, आपके प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया, कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो आपका काम हो गया। लेकिन उसके बाद में जो हो रहा है वो बिल्कुल ही भयावह है। लेकिन उसके बीच कल नेपाल में एक नया नारा गूंजा, और उस नारे का कनेक्शन सीधे तौर से भारत से क्या है, इस वीडियो में हम उसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। तो नारा जो दिया गया वो दिया गया कि ये गांधी का देश नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को यहां के हिंदू राजाओं ने बनाया है। अब आप सोचकर देखिए कि ये नारा जो है वो कितना गंभीर है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि भारत का एक वर्ग जो है वो सत्ता परिवर्तन चाहता है, मुझे लगता है कि उनके लिए यह बरनौल खरीदने वाली खबर है। क्यों? क्योंकि इस नेपाल में दिए गए इस नारे के दो संदर्भ हो सकते हैं। एक, महात्मा गांधी के ऊपर इशारा हो सकता है, और दूसरा, जो नकली गांधी परिवार है उसके ऊपर भी इशारा हो सकता है। तो अब हम अगर दोनों की समीक्षा करें तो पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मेरा आकलन रखूंगा तो आपको लगेगा कि यह बायस है, इसलिए उससे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, प्रणब मुखर्जी, जिनको प्रणब दा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी जो है वो एक किताब लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसके अध्याय 11 में, और अध्याय 11 का जो टाइटल है उनका वो है माई प्राइम मिनिस्टर। आप उसको उठाकर एक बार थोड़ा सा पढ़िए कि नेहरू के बारे में प्रणब मुखर्जी ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि नेपाल जो है वो भारत में विलय चाहता था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। और अगर ऐसा होता तो शायद आज जो है वो स्थिति अलग होती, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कह दिया कि अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो शायद ये सूरत कुछ अलग होती। लेकिन मैं उसके ऊपर जो है, जो इंदिरा गांधी के लिए जो बात बोली गई, मैं उससे भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, हम थोड़ी देर पे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम इस माजरा क्या है हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1846 से लेके 1947 भारत का कश्मीर और नेपाल, यहां पर राणा शासकों का, या हम कहें कि हिंदू शासकों का राज रहा। हमने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इसको समझा था। तो वहां पर नेपाल में भी यही स्थिति थी, और नेपाल का जो हिंदू घराना था, जो राजा का, उसके रिश्ते थे भारत में, हम कह सकते हैं राजा हरि सिंह के परिवार से। अब ऐसे में जब 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट क्रांति का उदय हुआ, तो चाइना में कम्युनिस्टों की सरकार आ गई, कम्युनिस्टों की सत्ता आ गई, जिसमें विस्तारवादी नीति, या हम कहें कि एक विस्तार की भूख, वो उस पार्टी का लक्ष्य रहा, हम इसको ये कह सकते हैं। तो उस लक्ष्य से क्या हुआ? उस लक्ष्य से पहला यह हुआ कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, जबकि तिब्बत कतई नहीं चाहता था कि वो चाइना के साथ जाए, तिब्बत भारत के साथ आना चाहता था। और आज देखिए, इतने लंबे समय के बावजूद दलाई लामा भारत में शरण लिए हुए हैं, या वो भारत का हिस्सा बने हुए हैं। उनको सम्मान भारत देता है। क्यों देता है? क्योंकि तिब्बत जो है वो भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है, स्पिरिचुअलिज्म जो है उसका सेंटर रहा, वो कतई चाइना के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन चाइना ने कब्जा कर लिया। अब चूंकि तिब्बत की हम बात नहीं कर रहे, तो फिर बचता है नेपाल। तो नेपाल
हिमालय के उस हिस्से में अगर हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बाद में, तो तिब्बत चाइना का कब्जा और नेपाल जो है वो एक अकेला हिंदू राष्ट्र। तो उस वक्त राजा विक्रमवीर सिंह विदेश यात्रा पर थे और जब वो वापस लौटे तो उस वक्त चीनी, या हम कहें कि चीन की जो आक्रामक नीति थी उससे परेशान होकर राजा विक्रमवीर सिंह ने पंडित नेहरू को भारत में विलय चाहने की अपनी जो इच्छा थी उसको प्रकट किया कि नेपाल को भारत में मिला लिया जाए और नेपाल को एक राज्य घोषित कर दिया जाए। और आप सोचकर देखिए कि अगर उस वक्त ऐसा हो जाता तो आज नेपाल भारत का एक राज्य होता, जैसे जम्मू कश्मीर है वैसे नेपाल भी एक राज्य होता। लेकिन पंडित नेहरू ने इसके लिए मना कर दिया और यह कह दिया कि नेपाल जो है वो एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है, वहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये विक्रमवीर सिंह को उस वक्त ही जो है वो लग गया था कि भारत में विलय जो है वो होना चाहिए, लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। और आज देखिए भारत में जब हम नेपाल के उससे बात करते हैं हवाले से, तो भारत में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जिसमें नेपाली लोग काम नहीं करते होंगे। नेपाली लोग अपना दूसरा घर जो है वो भारत को समझते हैं। और फिर उसके बाद में, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने इस चैप्टर में यह भी लिखा है कि अगर इंदिरा गांधी होती तो शायद स्थिति अलग होती, वो इसका लाभ उठाती और नेपाल भारत का हिस्सा होता। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भी थोड़ी सी बेईमानी है। वो इसलिए क्योंकि अगर इंदिरा गांधी इस तरीके से फैसले ले सकती थी तो 1971 में बांग्लादेश को अलग करने के बाद पीओके क्यों नहीं लिया, यहां पर भी जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1987 से 1988, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी सार्क सम्मेलन के हिस्से होने के बाद में दूसरी बार नेपाल गए थे। और नेपाल जाने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो पशुपतिनाथ मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन पुजारियों ने इसका विरोध किया और वो पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जा पाए। और उस वक्त राजीव गांधी की शादी आपको पता ही है कि सोनिया गांधी से हो चुकी थी, तो सोनिया गांधी उनके साथ थी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम नकली गांधी परिवार को समझते हैं तो फिर समझ में आता है 2006 तक नेपाल जो है वो हमेशा प्रो इंडिया, जिसको हम कहें कि कूटनीति के तहत काम कर रहा था। नेपाल का झुकाव अक्सर जो है वो भारत की तरफ होता था, लेकिन 2006 में एक तरफ आपने देखा कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी 2006 से 8 तक, तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। और दूसरी तरफ नेपाल में, क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए थे, अगर आप इतिहास को उठाकर देखोगे तो करण सिंह को जो है, जो राजा हरि सिंह के बेटे थे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि उनके संबंध उस राजघराने से थे, और वहां पर जब इनको भेजा गया तो उसके बावजूद जो है वो पीछे के दरवाजे से भारत सरकार की जो है वो मंशा रही होगी, क्योंकि ये जोल अब समझ में आने लगा है, तो वहां पर कम्युनिस्टों की सरकार आ गई और सत्ता में कम्युनिस्ट हावी हो गए। तो एक तरफ नेपाल में प्रो इंडिया की बजाय कम्युनिस्टों की सत्ता आना, और दूसरा इस तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एमओयू साइन करना, गठबंधन करना, या फिर गुप्त तरीके से जो है वो मुलाकातें करना, हम कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट करना। और यूपीए 2 में तो आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट तो खुद जो है वो यूपीए 2 में शामिल थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चीन की दखलंदाजी सरकार में बढ़ गई नेपाल में, और केपी ओली, कल ही हमने बात की थी कि चीन की जो एम्बेसडर है योंग की, उसका सीधे तौर से नेपाल की जनता यह समझती है कि उसका दखल सत्ता में है। तो अब एक बार फिर जो है वो मांग उठी, और मांग ये उठी कि उनको राजशाही शासन चाहिए, और राजशाही शासन चाहिए इसलिए सीधे तौर से यह नारा लगाया गया कि यह गांधी का देश नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र है। अब यह तो पढ़ लिया हमने गांधी परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ तथ्य, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं।
आप प्रणब मुखर्जी की जो अपनी किताब है उनको आप उठाकर देखिए, चैप्टर 11, वो आपको सब कुछ समझा देगा। मुझे कुछ इसमें जो है वो कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरा अध्याय सोनिया गांधी से रिलेटेड, तो 2006 का इतिहास आप उठाकर देखिए और 2006 के बाद में नेपाल के राजनीतिक हालात कैसे हुए। अब जब हम इसको महात्मा गांधी के साथ जोड़कर देखते हैं तो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान अलग हुए, और भारत पाकिस्तान अलग क्यों हुए, इसलिए अलग हुए क्योंकि मुस्लिम लीग का मानना था कि उनका धर्म के आधार पर एक अलग देश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए धर्म सर्वोपरि है, संविधान नहीं। और उन्होंने वोट भी इसीलिए किया। लेकिन आजाद होने के बाद में वो खुद जो है वो संविधान को फॉलो करने लगे। लेकिन जब महात्मा गांधी ये कहते हैं कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, यहां पर आप देखिएगा, और भारत में मुस्लिम रह सकते हैं, और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की जो मंशा थी, जिस तरीके से सेकुलर शब्द को भारत के संविधान में जोड़ा गया, तो इसलिए सीधे तौर पे नेपाल की जनता ने महात्मा गांधी के इशारे से समझते हैं तो उनकी इस रणनीति का भी पूरे पुरजोर तरीके से विरोध किया है कि वो किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप नेपाल की सत्ता में उनको बर्दाश्त नहीं है। तो अब मुझे लगता है शायद आपको ये सारा खेल जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग नेपाल के हवाले से ये कह रहे हैं कि ऐसा भारत में भी हो सकता है, तब मैं कह रहा हूं कि नेपाल में ऐसा क्यों हुआ है। अब नई नई चीजें जो है वो निकल कर आ रही है, तो फिर आपके लिए ये जो है वो सुखद खबर तो नहीं हो सकती, ये आपके लिए बहुत दुखद खबर है। और भारत देश में अगर हम देखते हैं तो भारत आबादी में बहुत बड़ा देश है। आपके लिए अगर 2 लोग खड़े होते हैं तो फिर दूसरी तरफ से 5 लोग खड़े होने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की बयानबाजी जो इस वक्त की जा रही है, मुझे लगता है वो नहीं करनी चाहिए। और जब हम नेपाल की बात करते हैं तो उससे भी आगे की खबर मैं आपको बता देता हूं। अब जिनको जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, नाम है शायद, आई थिंक वो जस्टिस रह चुकी है, पहली महिला जस्टिस नेपाल की, सुशीला। और उन्होंने कहा है कि वो मोदी को अपना आदर्श मानती है। तो अभी आप लोगों के लिए उससे भी ज्यादा खतरे की घंटी है। और भारत नेपाल के ऊपर पूरी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश ऐसे हालात में जाए तो आपके विकास पे, आपकी उन्नति पे उसका असर होता है। इसलिए भारत पूरे प्रयास कर रहा है अपने लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए, गाइडलाइन जो है वो जारी कर चुका है, और साथ में उनके वहां के हालात जो है वो उसके ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं। तो अगर हम इसको बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, अभी जो है वो टर्की, पाकिस्तान, इनके साथ जोड़कर तो देख सकते हैं, लेकिन अब अगर देखें तो इसमें नई चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो हिंसा, आगजनी, इसका तो कोई समर्थन नहीं करता, क्योंकि इससे नुकसान जनता का है, उससे नुकसान नेपाल का है। लेकिन नेपाल के मंसूबे साफ है कि उनको कम्युनिस्टों की और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, उनको राजशाही शासन चाहिए वापस। और उसके लिए उन्होंने जो है वो दिखा दिया, उनको अपना धर्म प्यारा है, उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनको दूसरे धर्म का उसमें इंटरफेयर जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।